मतलब उसमें हम इससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस हैं वो कर लेंगे। और जो जो पिछला थोड़ा सा है ना, तो मैंने तुम्हें अगेन बोला कि तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट से बाकी किसी चैप्टर से कोई डाउट हो तो एक बार मुझसे पूछ लेना, ठीक है? मुझे बता देना कि ये समझ ये पढ़ना है फिर से, तो हम उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? पिछला रिवाइज करते रहो। लास्ट क्लास में कितना हुआ था, किसी को याद है कुछ? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू में कितनी होती है मेरे पास मॉलिक्यूल्स की? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? महक, ओके, अंजलि ने बताया काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। एक और मैंने काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू बोला था भाई गैसेस के अंदर मैम मॉलिक्यूल्स के बारे में। 3/2 PV। गुड, इसका ही इंतजार कर रही थी भाई, मुझे कोई 3/2 PV। पी क्या है मेरा यहाँ पे? भाई पूछना जरूरी होता है, पी से कोई प्रियंका ना बोल दे बस। पी क्या है नाजो? प्रेशर। वी क्या है भाई? ये देख लो, इस पे भी इतना मतलब डाउट वो करके पूछ रहे, पी इज प्रेशर, प्रेशर। अरे भाई हाँ, हम गैसेस स्टेट पढ़ रहे हैं, यहाँ सारा प्रेशर वॉल्यूम का ही काम है। वी क्या है यहाँ पे मेरा? मैम वॉल्यूम। हाँ, वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। 3/2 क्या मैं पीवी की जगह आरटी लिख सकती हूँ फॉर 1 मोल? 1 मोल के लिए, क्योंकि एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 मोल के लिए? 1 हो जाएगी। 3/2 आरटी लिख सकते हैं। हमने किया था भाई 3/2। और अगर ये था मेरा आर टी 1 मोल के लिए और मुझे एक मॉलिक्यूल के लिए निकालना हो तो डिवाइडेड बाय एन कर दूंगी, क्योंकि 1 मोल में मेरे पास कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 टू 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं। और मुझे अगर एक मॉलिक्यूल का निकालना है, एक मॉलिक्यूल का, तो मैं क्या करूंगी? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये जो है मेरा डिवाइड हो जाएगा एन। एक मॉलिक्यूल का निकाल देंगे ना मैं भाई, बात समझ में आ गई डिवाइड क्यों किया है? और जो मेरा R/Na होता है, इसको मैं क्या बोलती हूँ, किसी को याद है? स्मॉल लेटर के और ये टेम्परेचर T से डिनोट करते हैं, एंड दिस के इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी मैंने वैल्यू लिखवाई थी, कितनी थी भाई? मैम किसी को याद है? 1.38 × 10⁻⁻23 मीटर स्क्वायर 1 kg s। माइनस 23, ठीक है, मीटर स्क्वायर केजी। आगे आगे एक बात मुझे बताओ, यूनिट से मुझे याद आ गया, क्या हम इसमें ए की यूनिट क्या है मैं बता सकती हूँ? ए जो मेरा ये आपका जो आपने रियल गैस की इक्वेशन कह लो, या जो वंडरवर्ल्ड गैस इक्वेशन लिख रहे हैं, कभी कभी उसमें मुझसे ए की यूनिट क्या है ये पूछ लेता है। आपने बताया कि रियल गैस इक्वेशन मैम ये होती है, और ये कैसे आई हम कर चुके हैं। P+AN² / V², V माइनस एन बी इज इक्वल टू में NRT। अब मैम हम इसमें जो ये है AN² / V² में, अगर मुझे ए की यूनिट निकालनी हो तो क्या होगी? जो मेरा कांस्टेंट है ए, उसकी यूनिट क्या होगी? और ये जो बी मैम है बाकी इसकी, सबकी यूनिट पुट करेंगे। हाँ ठीक है, बताओ भाई क्या यूनिट होगी? जो ए की यूनिट है वो मेरी क्या होगी? हमेशा हम जब मेरे पास किलोग्राम रहता है तो मैं किलोग्राम से सिर्फ किलोग्राम को ही ऐड कर सकती हूँ, ऐसा तो नहीं कर सकती ना किलोग्राम से लीटर को ऐड कर दिया। यूनिट निकालना हमने सीख लिया है फिजिक्स में, हाँ किसी ने, अंजलि ने बताया भाई, एटीएम लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर। अंजलि भाई कैसे निकाला ये? मेरे पास जो प्रेशर है जो AN², ये पूरी टर्म है, इसकी यूनिट किसके बराबर होगी? AN²V² की यूनिट जो है मेरी किसके बराबर होनी चाहिए भाई? प्रेशर की यूनिट के बराबर, एटीएम के बराबर होनी चाहिए। इस भाई एटीएम प्रेशर मेरा एटीएम है, और एटीएम से अगर एटीएम प्लस हुआ है ये वाला, तो मेरी इन दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो मुझे ए की यूनिट निकालनी है, तो ए की यूनिट क्या होगी? एटीएम लीटर, लीटर ऊपर चला गया स्क्वायर, और एन नीचे डिवाइड में आ जाएगा तो मोल। यही लिखी है बिल्कुल भाई, अंजलि ने यही लिखी है। बात समझ में आई? यूनिट कैसे निकालते हैं ये हमने अपने उसमें भी सीख लिया होगा। ऐसे ही बी की जो यूनिट है वो क्या होगी? बी की यूनिट क्या हो जाएगी भाई? निकाल रहा है कोई? अंजलि, महक, एनीवन?
बी की यूनिट क्या होगी? बी मेरा एक वॉल्यूम टर्म है जिसकी यूनिट जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? लीटर पर मोल। हाँ, क्या हो जाएगी मेरी? लीटर पर मोल। यही है बी की यूनिट। क्लियर हुई भाई बात? कैसे आई है? जो मतलब वॉल्यूम था मेरे पास V माइनस एन बी, यानी कि लीटर में से ही मुझे माइनस करना था, तो लीटर इज इक्वल टू में मेरे पास कितना होना चाहिए था? एन बी। ठीक है, तो बी की यूनिट क्या हो जाएगी? लीटर। ये जो मोल है डिवाइड में चला गया तो पर मोल। क्लियर है? लीटर पर मोल मेरी यूनिट आ गई किसके लिए? बी के लिए। पर अगर कभी भी मेरे पास ए और बी दो जनों की बात अगर हो रही है तो ए की वैल्यू हमेशा क्या मान, ए की मतलब अगर एग्जाम में कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरमॉलिक ए क्या है आपका? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और बी क्या है? वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। इन दोनों में से अगर बात करी जाए ए और बी में से हमेशा ए की वैल्यू बड़ी होती है। ठीक है, ए वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। हाँ महक बोलो, कुछ पूछ रही हो? महक, हैंड रेस किया है आपने। सॉरी मैम, गलती से हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जरा मुझे एक और चीज, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? अच्छा, दो चार बातें जो मेरी आइडियल गैस से रह गई है उससे पहले मैं थोड़ा सा ये जो मतलब ये रियल गैस वाली जो बात है इससे थोड़ा पहले जो हमने कल की क्लास में मतलब जो पिछली क्लास में किया था उसको आगे बढ़ लेते हैं। रिलेटिव मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है? मतलब इसकी जो एक वैल्यू लिखवाई थी फॉर्मूला वो तो है ही, लेकिन जनरली रिलेटिव मीन स्क्वायर मतलब कि एक वेलोसिटी है u1, कोई एक मॉलिक्यूल था उसकी कुछ वेलोसिटी थी उसका स्क्वायर, ऐसी दूसरा मॉलिक्यूल था उस वेलोसिटी का स्क्वायर, तीसरा मॉलिक्यूल था उसका स्क्वायर एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय ये n1 मॉलिक्यूल कितना था प्लस n2 कितना था n3 कितना था। ये मुझे क्या बता रहा है बच्चे? रिलेटिव मीन ये स्क्वायर है इसके ऊपर। ठीक है, और अगर ये स्क्वायर मैं हटाऊंगी रिलेटिव मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, सिर्फ आरएमएस लिखूंगी तो मैं क्या लिखूंगी? u1 का स्क्वायर, u2 का स्क्वायर, u3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, n1 प्लस n2 n3 सो ऑन। और इस पूरे का क्या कर दूंगी? ये स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा या पूरे 1/2 आ जाएगा। अच्छा ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भाई ये पूरे का y। बात समझ में आई? ये जितने मॉलिक्यूल n1 लगे ये n2 जितने लगे n3, ये लिखवाया था भाई पिछली क्लास में, याद आया कुछ? n3 ये है आपका रिले। कोई इसका मुझे एक फॉर्मूला बताएगा? एक और मैंने बताया था जो जैसे हम काइनेटिक एनर्जी का 3/2 पीवी कर रहे हैं, 3/2 आरटी कर रहे हैं, ऐसी इसके लिए भी बताया था रिलेटिव मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए। क्या था वो? मैम √3RT अपॉन में m। हाँ गुड। जो रिलेटिव मीन स्क्वायर वेलोसिटी था उसका फॉर्मूला था 3RT/m। m क्या है आपका? किसी जो भी आप मॉलिक्यूल ले रहे हो उसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, 3RT/m। ये क्या है? मेरा रिलेटिव मीन स्क्वायर वेलोसिटी। नेक्स्ट, रिलेटिव मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बाद हमने किया था क्या? एवरेज वेलोसिटी। अगर मुझे किसी भी मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी बतानी है तो वो क्या होगी? n1 u1 मतलब एक जो भी उसकी वेलोसिटी है, n2 u2 दूसरे मॉलिक्यूल की, तीसरे मॉलिक्यूल की, और डिवाइडेड में टोटल नंबर आपके पास n1 n2 जो भी है, टोटल n जितना है वो। ये क्या है? मेरी एवरेज। एवरेज वही है सेम जो हम क्लास में अपने स्कोर फाइंड आउट करने के लिए निकालते हैं ना। टोटल नंबर नीचे लिख दिया, जितने मॉलिक्यूल्स हैं, जितने जितने मार्क्स ऊपर आए हैं हर सब्जेक्ट में वो ऊपर। तो जितनी जितनी वेलोसिटी एक, ये सपोज हाइड्रोजन था उसके नंबर ऑफ मोल 0.5 थे और उसकी वेलोसिटी थी 0.1। ऐसी दूसरा मॉलिक्यूल था उसके नंबर ऑफ मोल थे 0.3 पर वेलोसिटी थी उसकी 0.2। तीसरा मॉलिक्यूल था उसकी नंबर ऑफ मोल्स थे 0.4 और वेलोसिटी थी 0.5। तो अब टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 0.5 0.3 0.4 कितने हो गए भाई? 1.2। टोटल नंबर ऑफ मोल 1.2। क्लियर है भाई? निकाल लोगे एवरेज हम जैसे निकालना है। एवरेज क्या है? रिलेटिव मीन क्या है? एवरेज का ये जो वेलोसिटी थी ये वैल्यू क्या थी यहाँ पर? जैसे यहाँ 3RT/m है, यहाँ पर क्या थी? बता दो भाई क्या थी? किसी को नहीं याद? ऐसे कुछ थी? यस मैम। ठीक है, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट लिखी थी हमने मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बच्चे क्या होती है आपकी?
मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, वेलोसिटी वो वाली वेलोसिटी जो आपकी सबसे ज्यादा बार जो है क्या आई है, सबसे ज्यादा बार मतलब जिसकी वेलोसिटी जो आर की है उसका इसका फॉर्मूला था 3RT/m। अब इन तीनों का मतलब भाई क्या है, जरा थोड़ा ग्राफ से देखते हैं। मैंने एक ग्राफ ड्रॉ करा किसके बीच में, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में और उनकी स्पीड्स के बीच में, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल कह लो या फिर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। मेरे पास सपोज जो मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है वो लिखा मैंने, यानी कि मॉलिक्यूल का परसेंटेज कितना था वो, और उनकी स्पीड के बीच में मैंने ग्राफ जो है वो ड्रॉ करा। तो मेरे पास जो ग्राफ, मैं भी एक बार ड्रॉ करती हूँ। वैसे तो मेरा ग्राफ का मतलब मैंने क्या लिया, इसके जो ग्राफ ड्रॉ करा, मैंने एक वेलोसिटी ली 0 से लेके इनफाइनाइट वेलोसिटी तक, मैंने इसका मान लिया स्पीड, मतलब कितनी भी हो सकती है। और ये मेरा है यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, जितने मैंने मतलब मॉलिक्यूल्स लिए हैं कुछ वो। अब यहाँ पर एवरेज मोस्ट प्रोबेबल माने क्या होता है बच्चे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मींस होता है, अब मेरे पास सपोज मेरी क्लास में तुम 19 बच्चे हो, 19 में से मेरे पास 5 बच्चे ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, मतलब कि 20 है, 20 किलोमीटर 20 मीटर पर सेकेंड है सपोज, ठीक है। 5 बच्चों, 20 में से 5 बच्चे हैं जिनकी वेलोसिटी, एवरेज बच्चों की कितनी होगी भाई, एवरेज अगर मैं ले लूं, सपोज मैंने मान लिया 10 नंबर इज एवरेज, ज्यादातर बच्चों का जो एवरेज निकल कर आया, मेरे एवरेज निकालना आता है ना, अगर मुझे 20 बच्चे हैं, 20 में से किसी की 5 है, किसी की 3 मीटर पर सेकंड है, किसी की 5 है, भाई 5 मीटर पर सेकंड है, किसी की 3 है, किसी की 10 है, किसी की 15 है, किसी की 3 है, किसी की फिर 10 है, 12 है, ठीक है। इन सबका मैं इससे करके ऐसे 20 बच्चों की वेलोसिटी लिखी और उसका मैंने एवरेज फाइंड आउट किया। तो जो एवरेज वेलोसिटी आई, ठीक है, एक आई मेरे पास एवरेज वेलोसिटी, एक आई मेरे पास कौन सी, मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल कौन सी होगी भाई, जो सबसे ज्यादा बार आई है, जो वेलोसिटी मेरी सबसे ज्यादा बार आई है वो मेरी कौन सी वेलोसिटी है, मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। और जो एक वेलोसिटी रही होगी मेरी यहाँ पर, जो कि क्या रही होगी मेरे पास, जो सबसे जिसमें क्या रहा होगा, जिस मॉलिक्यूल की सबसे ज्यादा स्पीड रही होगी, सबसे ज्यादा, वो फ्रैक्शन कम होगा भाई। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वाला जो मेरे पास फ्रैक्शन होगा वो कम होगा ना, फ्रैक्शन। ये क्या डिनोट कर रहा है मेरा, फ्रैक्शन। भाई सारे बच्चों की तो सबसे ज्यादा ज्यादा वाले सारे बच्चे तो होंगे नहीं ना, सॉरी, मोस्ट प्रोबेबल मतलब कि क्या, जो मेरे पास बहुत बार आई है, सबसे ज्यादा बार आई है, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है, कौन सी वाली होगी, मोड। अरे हमने ये मोस्ट प्रोबेबल थ्री यही नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, रिलेटिव मीन 3R2/m था। अच्छा वाह, मतलब एकदम से मुझे याद आ गया कि पीछे मैंने मोस्ट प्रोबेबल ये लिख दिया, 2RT/m होगी भाई मोस्ट प्रोबेबल, यही लिखवाया था कि 3RT/m ही लिखवाया है। अरे भाई किसी को तो याद होगा, कोई तो होगा जो अपनी कॉपी में लिख रहा होगा, है भाई अंजलि। सबसे आगे सबसे बड़ी कौन सी होती है, रिलेटिव मीन, फिर उसके बाद मेरी आती है एवरेज, और सबसे कम होती है मोस्ट प्रोबेबल। √3RT/m जो है मेरा क्या है बच्चे, √3RT/m क्या है, रिलेटिव मीन। उसके बाद है 8RT/m। अच्छा एग्जाम में इनका रेशियो भी पता होना चाहिए आपको क्या होगा। और मोस्ट प्रोबेबल का क्या है, 2RT/m। इनका अगर मुझे रेशियो पूछ लिया जाए तो क्या होगा भाई, √3 रेशियो 8/पाई का अंडर रूट रेशियो √2। बोलो भाई हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, तो मेरे पास जो रिलेटिव रिलेटिव मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मतलब भाई रिलेटिव मीन वाले बच्चे होंगे जो कि कम होंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब कि सबसे ज्यादा फ्रैक्शन जो मॉलिक्यूल जो सबसे ज्यादा वेलोसिटी है वो किसकी रहेगी मेरे पास ग्राफ में, कांग्या ग्राफ। अगर मैं ये ग्राफ ड्रॉ करूं तो यहाँ पे जो मेरे पास ये वाली वेलोसिटी है, ये वाली, ये जो मेरी स्पीड डिनोट हो रही है यहाँ पे,
फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ये कौन से होंगे मेरे? मोस्ट प्रोबेबल। ये कौन सी वाली वेलोसिटी डिनोट कर रहा है? मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी डिनोट कर रहा है ये। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सबसे ज्यादा थी या सबसे कम थी? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सबसे ज्यादा थी या कम थी? सारी वेलोसिटीज में मोस्ट प्रोबेबल ज्यादा थी या कम थी? अरे भैया ज्यादा थी, पक्का? अभी लिखवाइए, ये कहाँ गया? 2RT/m सबसे कम मोस्ट प्रोबेबल, ये रहा ना? नहीं समझ में आया? ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। रिलेटिव मीन 3RT/m, एवरेज 8RT/m और मोस्ट प्रोबेबल 2RT/m। जो मोस्ट प्रोबेबल है वो सबसे कम वेलोसिटी है आपकी। कम क्यों है भाई? सारे के सारे मोस्ट प्रोबेबल मतलब कि ये वो वाली वेलोसिटी जो सबसे ज्यादा आई है, मतलब सबसे ज्यादा जिसके नंबर आए हैं, तो वो तो क्लास में सबसे क्या होंगे? कम ही होंगे। वो बच्चे जिनके सबसे ज्यादा नंबर आए होंगे मोस्ट प्रोबेबल मीन जिनका बार मतलब सबसे ज्यादा जो आई, सबसे ज्यादा नंबर जो आ रहा है मोस्ट प्रोबेबल। उसके बाद ये वेलोसिटी कम है, स्पीड कम है, उसके बाद कौन सी वाली थी आपकी मोस्ट प्रोबेबल के बाद? एवरेज। एवरेज सबसे उससे बड़ी थी, और उसके बाद कौन सी थी? रिलेटिव मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब ग्राफ के अंदर भाई कैसे पता चलेगा? अब ग्राफ बना दिया, उसमें पूछ तीन ऐसे डंडे खींच दिए, बताओ कौन सा वाला रिलेटिव है, कौन सा वाला एवरेज है, कौन सा वाला मोस्ट प्रोबेबल है। तो मुझे पता है कि ये जो सबसे ज्यादा फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स का जो आया है, मतलब कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होने का मतलब बच्चे की क्या? मोस्ट प्रोबेबल, मतलब कि जो ये वाली स्पीड है ना, सपोज ये 5-10 थे, 10 मीटर पर सेकेंड थी, तो मतलब मेरे वाले जो मेरे पास मॉलिक्यूल थे उनमें ज्यादातर मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनकी वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? मोस्ट प्रोबेबल मीन्स क्या? जो बहुत ज्यादा बार आए। कौन से थे वो? 10 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे पास जो एवरेज नंबर था, एवरेज नंबर वो क्या था? उससे थोड़ा सा बड़ा था। जब मैंने एवरेज निकाला तो वो मेरे उसकी स्पीड जो थी वो ज्यादा थी। स्पीड क्या थी उसकी? भैया स्पीड बढ़ रही है ना इधर से इधर जा रही हूँ तो मैंने कहा एवरेज उससे ज्यादा और रिलेटिव मीन उससे और ज्यादा था। यही निकली थी, रिलेटिव मीन सबसे ज्यादा, फिर एवरेज, फिर मोस्ट प्रोबेबल। तो मुझे कम वाला पता है। अच्छा, कम वाले याद रखना, स्पीड कम है लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या है इसके? सबसे ज्यादा। बात समझ में आई? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है लेकिन स्पीड क्या है? तीनों में कम। क्लियर हुआ? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? स्पीड तो कम है लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? वो ज्यादा है। बोलो भाई, नहीं समझ में आया? यस मैम, आ गया। चलो, प्रिया को तो समझ में आ गया, नाजो को भी आ गया। अब मेरे पास अगर ऐसे ही एक ग्राफ इसमें एक और दे दिया जाए, मतलब ऐसे बनाया इसी में, अब एक मोस्ट इस वाले दूसरे वाले ग्राफ पे, अब उसने बोला है इसमें एक टेम्परेचर है T1 और इधर एक टेम्परेचर है T2। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि बताओ T1 ग्रेटर है या T2 ग्रेटर है? टेम्परेचर कौन सा वाला ग्रेटर है? विच वन इज ग्रेटर? तो अच्छा, इस ग्राफ को थोड़ा सा और ऐसे कर लो। ये जो इसकी यहाँ पर जो इसकी पीक है, यहाँ इस वाले ग्राफ का मोस्ट प्रोबेबल ये है और इस वाले ग्राफ का मोस्ट प्रोबेबल ये है, राइट? बोलो भाई, दोनों का मोस्ट प्रोबेबल मुझे पता चल रही है। और दोनों ग्राफ में अगर एक ग्राफ को मैं ए नाम दिया, इसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और एक ग्राफ को मैंने बी नाम दिया, इसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, किसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ज्यादा है, ए या बी ग्राफ में से? ए इज ग्रीन, ये वाला ए इज दिस एंड बी इज दिस। इन दोनों में से ए और बी में से किस वाले की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा है? कौन बताएगा? महक? मैम ए। थोड़ा सा और दिमाग लगाओ भाई, अब भी मैंने बताया है ना, अभी कुछ। बी की। क्यों? वेलोसिटी देखो ना, यहाँ स्पीड ये यहाँ पे 10 है तो यहाँ आगे बढ़ रही है ना। बी मॉलिक्यूल का जो मोस्ट प्रोबेबल है वो स्पीड को ज्यादा ही आई होगी, 20-30 जो भी ले लो आगे को, बड़ी आई होगी। ये मेरा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डिनोट कर रहा है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ये मतलब बड़ा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कम है। एक बार और देख लो, मेरे पास ये ग्राफ है, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यहाँ है,
एवरेज इसके बाद यहाँ है एवरेज, और ये मेरे पास मान लिया तुमने रिलेटिव। वैसे ये तीनों की तीनों यहीं आसपास एक दूसरे के साथ ही आएंगी, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तीनों स्पीड लगभग सेम ही आती है, लेकिन थोड़ा सा कम ज्यादा जो रेशो अभी हमने देखा भाई है ना, बहुत रेशो पॉइंट ना मात्र आ रहा है, तो इतना लंबा गैप मैंने ऐसे ही ले लिया है, होगा नहीं, हटा लो, तुम लिख बना ही दोगे वरना इतना लंबा गैप। ऐसे ही ये, और ऐसी एक तीसरी स्पीड ये, इन तीनों में से ये वाली स्पीड जो सबसे कम है वो मेरी कौन सी वाली स्पीड रहेगी, और वो पीक पे रहेगी, वो पीक पे मतलब यहाँ पर रहेगी एकदम, वो कौन सी है, मोस्ट प्रोबेबल। उसके बाद उससे ज्यादा मतलब स्पीड बढ़ रही है इस तरफ जा रही हूँ तो ये बड़ी, उससे ज्यादा कौन सी, एवरेज, फिर उससे ज्यादा कौन सी, रिलेटिव मीन स्क्वायर। समझ में आई बात? हाँ बोलो भाई, कोई जना एक जना। योगिता समझ में आ यस गया? मैम। ठीक है, अब समझ में आया। अब ऐसे ही अगर मैं एक और दूसरा मैंने यहीं पे ग्राफ बना लिया, दूसरा ग्राफ, अब इसकी जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है भाई, वो जिसका जो पीक है ना यहाँ पे, वो मेरा क्या डिनोट करता है हमेशा, जो भी मेरी पीक है वो क्या डिनोट कर रही है हमेशा मुझे, मोस्ट प्रोबेबल। अब मेरे पास एक ग्राफ मैंने बनाया, ये ए येलो वाला और ब्लू वाला इज बी, इन दोनों में से मुझसे अगर पूछा जाए कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किसकी ज्यादा है, अब बता सकते हो रजत, किसकी ज्यादा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? मैंने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बोला, स्पीड किसकी ज्यादा है? मैम बी की। ऑफ कोर्स बी की ज्यादा है ना, ये देखो ये बी वाला जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे स्पीड यहाँ आई इसकी स्पीड, और इस वाले की स्पीड यहाँ पहले ही आ गई थी, यहाँ बाद में, तो बी वाले की स्पीड ज्यादा है ए वाले से। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है ग्राफ देख के? यस मैम। तो रिलेटिव सॉरी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मेरे पास बी की ज्यादा है ए से, और मुझे रिलेशन पता है मोस्ट प्रोबेबल का क्या था भाई, 2RT/m अंडर रूट, ऐसे ही 2RT/m अंडर रूट दूसरे वाले का। अब मुझे इन दोनों में से पूछ लिया उसने टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, भाई इस वाले का वेलोसिटी ज्यादा है तो ए, ये आपका बी है और ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका ए, तो मेरे पास टेम्परेचर भी बी का ही ज्यादा होगा। यस मैम। बात समझ में आई? रिलेटिव मीन्स मुझे टेम्परेचर से। और अगर यही मुझसे उसने मोलर मास पूछ लिया होता कि दो मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों में से बताओ मोलर मास, दोनों मॉलिक्यूल में से मोलर मास किसका ज्यादा होता, तो क्या बोलती मैं, मोलर मास किसका ज्यादा होता, मोलर मास। अगर मेरे वही यही ग्राफ यही है, आपको ग्राफ बना हुआ आ जाता, ग्राफ में पूछता बताओ ए और बी दो मॉलिक्यूल है, उनका ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो ये इसको बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्या है ये मेरा जो ग्राफ मैंने बनाया है, इसका नाम क्या है, इस कर्व का नाम है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जो मेरा क्या दिखा रहा है, वेलोसिटी दिखा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कि मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटीज हैं वो क्या क्या रही होंगी। अब मुझसे अगर उसने पूछा था इन दोनों में से मोलर मास किसका ज्यादा है, मुझे पता चला भाई कि वेलोसिटी तो बी वाले की क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बी वाले की ज्यादा है, और मुझे पता है अगर जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है उसका मास क्या होता है, कम होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलो भाई हाँ या ना, हमें पता है ना, वेलोसिटी ज्यादा यस मतलब मैम। उसका मास कम रहा होगा, तो यानी कि मेरे पास 2RT/ma, मास किसका, मेरा मास किसका ज्यादा रहा होगा, ए मॉलिक्यूल का, मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी। ये मतलब इन्फ्रेंस इस ग्राफ से निकल कर आता है। क्लियर हुआ ग्राफ से क्या क्या बातें निकल के आती है? तो इस पूरे पॉइंट से मेरे पास कुछ कुछ जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, जो ग्राफ आप देखोगे ऐसे अलग अलग टेम्परेचर पे बढ़ाओगे, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, तो क्या क्या बातें होंगी मेरे पास, टेम्परेचर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो उतने ही है, क्या क्या होएगा भाई, द एंटायर कर्व, द एंटायर कर्व शिफ्ट क्या हो रहा है भाई, टूवर्ड्स राइट। क्या हम ये बात देख रहे हैं भाई, पूरा कर्व जो है वो राइट की तरफ खिसकता जा रहा है, ये टेम्परेचर बढ़ाया इधर चला, T2 ज्यादा था ना मेरा, टी ये वाला टेम्परेचर बड़ा था ना, ऐसी एक और ग्राफ बनाऊंगी, स्पीड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, बोलो भाई हाँ या ना, ऐसी T3 ग्राफ बनाएंगे और पूछ लिया जाएगा टेम्परेचर बताओ, बता दोगे ना, जैसे जैसे इस तरफ जा रहे हैं स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है तो मतलब उसका टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि हमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन पता है। बोलो भाई समझ में आई इतनी बात नरगिस?
नाजो नहीं, गुड। मेरा जो ग्राफ है वो शिफ्ट होते जा रहा है राइट की तरफ। सेकेंड क्या होते जा रहा है, द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो रही है, जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूं तो क्या हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या करती जा रही है मेरी, इंक्रीज होती जा रही है ना मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ग्राफ टेम्परेचर बढ़ रहा है, या तो ये कह लूं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, या टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी मेरी क्या हो रही है यहाँ पे, बढ़ रही है। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैव द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो रही है, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होते जा रहा है, इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। डिक्रीज हो रहा है ना। फ्रैक्शन देख नहीं रहा, ग्राफ चपटा होता जा रहा है। मतलब जैसे ही मैंने दूसरा वाला ग्राफ बनाया वो मैंने थोड़ा, ये देखो थोड़ा सा यहाँ है, और जो दूसरा वाला बनाया वो थोड़ा सा और इधर हो गया, तीसरा जो बनेगा और टेम्परेचर इंक्रीज करके वो थोड़ा सा और नीचे को आ जाएगा। बात समझ में आई। तो जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, मतलब T3 मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो बढ़ रही है, लेकिन जो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। बात समझ में आ गई। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डिक्रीज होती जा रही है, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डिक्रीजेस। The fraction of molecule having high speed, fraction of molecule having high speed increasing, मतलब जिन मॉलिक्यूल्स की हाई स्पीड है वो वाले मॉलिक्यूल क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, स्पीड इंक्रीजेस। जिन मॉलिक्यूल की स्पीड ज्यादा है ऐसे वाले मॉलिक्यूल की जो तादाद है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और जो मॉलिक्यूल द लोअर द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, एक बात मुझे बताओ, मॉलिक्यूल हैविंग लोअर, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूं तो हमें पता है गैस के मॉलिक्यूल आपस में बहुत तेजी से फिर दौड़ने लगते हैं, यस मैम। स्पीड बढ़ जाती है। तो मेरे पास वो वाले मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे ना जिनकी स्पीड ज्यादा है, और वो वाले मॉलिक्यूल कम होते जाएंगे जिनकी स्पीड क्या है, कम है। बात समझ में, जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल वो वाले ज्यादा हो जाएंगे ना, स्पीड बढ़ती रहेगी। तो ऐसा कोई ही होगा जो अपनी स्पीड नहीं बढ़ा पाया जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया। बात समझ आई, मतलब उन मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन जो है वो कम होता जाएगा। बात समझ में आई। यस मैम। चलो, इतनी बातें हमें इस ग्राफ से जो है वो क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा इनके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कैसे आ जाएंगे आपके पास। क्वेश्चन पूछ लिया अगर आपसे, ये यूनिट वाला पार्ट काम का है भाई। अगर मेरे से क्वेश्चन आ गया कि एक मेरे पास नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नहीं लेते, NH 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 NH3 NH3 और ले लो आप HCl, HCl एंड NH3 के रिलेटिव मीन वेलोसिटी का, रिलेटिव मीन स्पीड का रेशियो निकालो। फाइंड द रेशियो ऑफ HCl एंड NH3 एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इनका रिलेटिव मीन स्पीड का जो है रेशियो निकालो। क्या हम निकाल सकते हैं रिलेटिव मीन स्पीड का रेशियो इन दोनों की? कैसे निकालेंगे भाई? मुझे पता है कि रिलेटिव मीन HCl के लिए मैं क्या लिखूंगी फॉर्मूला रिलेटिव मीन का, 3RT/m, इसका 1/2 कर दो। ये किसके लिए मेरा, HCl के लिए, ये HCl है। क्या होगा इसका वैल्यू कितनी आएगी, 3R कांस्टेंट है, और टेम्परेचर T लिख देती हूँ। मास कितना होता है HCl का, 36.5, 1/2। क्लियर है। ऐसे ही दूसरे वाले मॉलिक्यूल के लिए मैंने जब लिया 3RT, किसके लिए भी, दूसरा क्या था, CH4 मीथेन, NH3 NH3 था। चलो भाई NH3 कर दो। NH3, NH3 के लिए कितना होता है मास, जरा बताओ जल्दी से मुझे। 1/2। 3RT जो है मेरा कांस्टेंट है तो मैंने नहीं लिखा। मास कितना आ जाएगा यहाँ पे मेरा, 17, 1/2।
मुझे इस वाली वेलोसिटी, ये जो HCl की वेलोसिटी है, और इस वाली वेलोसिटी जो NH3 की वेलोसिटी है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो क्या मैं इन दोनों को एक दूसरे के साथ डिवाइड में कर दूं? बोलो भाई, HCl और NH3 डिवाइड में कर दूंगी। HCl का जो मेरे पास सबसे पहले भाई मैं एक काम करती हूँ, मुझे ये अंडर रूट हटाना है क्योंकि मैं सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। बात समझ में आई? मुझे क्या करना है, इस अंडर रूट को हटाना है। कैसे हटाऊंगी भाई? दोनों तरफ स्क्वायर ले लूं, इसको भी स्क्वायर कर दूं, इसको भी स्क्वायर कर दूं, तो ये कट गया। क्या मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, इसका स्क्वायर, तो मेरे पास क्या निकल कर आ गया, 3RT/36.5। जब मैंने इस वाले का स्क्वायर भी किया तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, ये बात पता है हमें। डिवाइड में 3RT/17। बोलो भाई, ऐसे कर सकती हूँ, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर ले लिया है, और मैंने यहाँ पे 3RT से मेरा 3RT कैंसिल हो गया, 7 ऊपर चला जाएगा, 17/36.5। जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर कुछ 2 पॉइंट समथिंग आएगा। बोलो भाई, आंसर मेरा 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना? Yes, 17, ma'am. 1/2 समथिंग कुछ ले लो, कितना आएगा भाई? 2 पॉइंट कितना आ रहा है, जल्दी बताएगा कोई? 36.5 से डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है? कोई है बच्चा जिसे डिवाइड करना आता हो भाई, अच्छे से जल्दी से कर दे। 17 / 36.5 कितना आ रहा है? Ma'am, 2.12. 2.12। गुड, किसी ने बताया भाई 2.12 मेरे पास ये जो आ गया। अब मेरे पास एग्जाम में आपके पास ये 2.12 भी ऑप्शन में लिखा हुआ होगा, लेकिन याद रखना उसने मुझसे रिलेटिव मीन वेलोसिटी ऑफ HCl एंड NH3 का पूछा था, इनके स्क्वायर का रेशियो नहीं पूछा। क्या ध्यान रखना एग्जाम में करते हुए, इनके स्क्वायर का रेशियो नहीं पूछा। अभी मेरे पास जो रेशियो निकल के आया वो किसका निकल के आया नरगिस? इनके स्क्वायर का, है ना? बोलो भाई, हाँ तो बोल दो नरगिस, अब बोलती नहीं हो तुम क्लास के अंदर। अब जो मेरे, अब मुझे क्या करना है, इसका इस तरफ ले जाके, अब मेरे ऑप्शन में अगर इस तरफ से कोई 1 नहीं लिखा होगा तो मेरे वो ऑप्शन तो मेरे कट हो जाएंगे जिनके आगे यहाँ पे 1, क्योंकि मैं 1 का अगर अंडर रूट भी कर दूंगी तो 1 ही रहेगा। अब एक बात मुझे बताओ, क्या मुझे 2.12 अंडर रूट करना आता है? इसकी वैल्यू मेरी क्या आएगी? अच्छा, जब भी मेरे पास 2 पॉइंट समथिंग होता है तो मेरी उसकी वैल्यू हमेशा मेरे पास 1 पॉइंट समथिंग ही आएगी, ये बात हमें पता है। Yes, ma'am. अगर मेरे पास 2 पॉइंट इस तरीके से कुछ भी लिखा है, 2 के आगे पॉइंट लगा के कुछ भी लिखा है, अगर अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है, अंडर रूट 2 की वैल्यू, ये याद रख लो, अंडर रूट मैथ्स जिस जो करते हो वो भी, नहीं करते हो तो भी, अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.41 रूट, और अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है? ऐसे कुछ होती है। तो हाँ, मेरे पास जो अंडर रूट 2 की वैल्यू है वो ये 1.414 आ रही है, तो यानी कि इसकी वैल्यू जो है मेरी 1.41 से कुछ ज्यादा ही आएगी। अगर ऑप्शन में मेरे पास कुछ 1.41 इस तरीके का कुछ दिखा है इससे ज्यादा, तो मैं उस ऑप्शन को क्या कर दूंगी, वहां पे करेक्ट कर दूंगी। समझ में आगे कैसे करने हैं इस तरीके के क्वेश्चन, जब दोनों जनों के रेशियो पूछ लिए जाएं और दोनों का मास आपको गिवन हो। ठीक है, ऐसे ही मुझे क्या हो सकता है एग्जाम के उस वहां पर आपके पास दोनों के टेम्परेचर पूछ लिए जाए, एक का टेम्परेचर गिवन हो और दूसरे का टेम्परेचर पूछ लिया जाए। एक क्वेश्चन लिखो जरा, द एवरेज, क्वेश्चन करवाए थे पिछली बार क्लास के अंदर कि सिर्फ फॉर्मूले लिख के छोड़ दिया था। द एवरेज स्पीड ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल, तुम लोगों को पता चल गया, तुम्हारा इस बार टेस्ट है, मेजर टेस्ट, जो ये डिसाइड करेगा कि तुम अवंती में तुम्हारी स्कॉलरशिप, मतलब जो तुम पढ़ रहे हो वो कंटिन्यू रहेगा या तुम्हारे को मतलब अवंती छोड़ देगा। जब तुम्हारी
ओरिएंटेशन हुई होगी, वहीं पे ये बात बताई गई थी कि तुम अगर रेगुलर क्लास में रहते हो और टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हो, स्कोर अच्छा आता है, तो तुम्हें क्या करना करे मतलब आगे पढ़ाया जाएगा, वरना फिर कैटलिस्ट बैच बंद हो जाएगा। पता है ये बात हमें? वैसे तो मैं कोशिश करूंगी कि तुम सारे बच्चे अगर रेगुलर हो, क्लास के अंदर रेगुलर ही रहते हो, तो अब जो बच्चों की लिस्ट है जो उनमें से रेगुलर नहीं है, जैसे जहांशु नहीं आ रहा, अर्पिता नहीं आ रही है, अब अर्पिता तो है भी नहीं, और भी जो बच्चे नहीं है, टेस्ट में कितनी परसेंटेज आई होगी भाई, जितनी कट ऑफ आएगी, दोनों कट ऑफ होगी इस बार। तो टेस्ट इजी है वैसे तो। तुमने अभी तक जितने भी टेस्ट दिए हैं ना, अवंती के अंदर 2-3 टेस्ट हो चुके हैं तुम्हारे, हर चैप्टर के इतनी बार टेस्ट हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से वो ही टेस्ट के क्वेश्चन पेपर्स एक बार क्वेश्चन फिर से लगा लेना, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन उससे मिलते जुलते होंगे और रिपीट ही हो रहे हैं। तो जो भी टेस्ट में हम क्वेश्चन कर चुके हैं ना, जो भी टेस्ट हैं आपके पास, सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, मिल जाते हैं, वो हमेशा आ जाते हैं अगले दिन आपको, ठीक है। तो वो टेस्ट अपने किसी कहीं पे फोल्डर्स पे रख लो, उनको उनको एक बार फिर से लगा लेना, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन जो आपके रिपीट होते हैं और या फिर उसी से मिलते जुलते होते हैं, तो आपको मतलब आने चाहिए वो, ठीक है। अगर तुमने उस वक्त चिटिंग मार के भी करे होंगे तो अब तुम्हें आने चाहिए, क्योंकि मेजर टेस्ट जब होगा उसमें अगर तुम सिलेक्ट हुए, फिर तुम्हारा वाइवा होगा, तभी तुम आगे जो है आगे कंटिन्यू होगे। क्लियर है? The average speed of ideal gas molecule at 27 degrees Celsius is 0.3 meter per second. Calculate average speed। इस पूरे चैप्टर में एक तो फॉर्मूले आपके, जो आपके सारे लॉज हैं, P1 इक्वल टू V1 इक्वल टू P2 V2, और कौन सा है भाई, एक और हमने किया है क्या, V1 N1 V1 इक्वल टू N2 V2, ऐसा भी है कुछ, ये कौन सा लॉ था भाई? अरे ये नहीं था, क्या था भाई वो? ये था कुछ, ऐसा कुछ करा था। यस मैम, यस मैम। क्या नाम था इस वाले लॉ का, कोई बताएगा मुझे? मैम एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ था ये। उसके बाद मेरे पास एक P/T1 इक्वल टू P2T2 था, ये कौन सा लॉ था? गेलुसैक, एवोगैड्रो, बॉयल्स लॉ, फिर था V1 T1 इक्वल टू V2 T2, ये था मेरा चार्ल्स लॉ। और एक मेरा इन सबको मिला जुला के बना ये वाला। तो मेरे पास कुल मिला के, अगर मेरे पास 3 में से 5 6 यहाँ पे 6 वेरिएबल्स हैं, इनमें से अगर मुझे 5 गिवन है, एक नहीं है, तो मैं निकाल सकती हूँ, है ना भाई? ऐसी जहाँ पे 4 गिवन है, उनमें से अगर 2 गिवन है, 3 गिवन नहीं है, मतलब 3 गिवन है, एक नहीं है, तो मैं निकाल सकती हूँ। तो मेरे को ये पता होना चाहिए, मेरे पास ये फॉर्मूले पड़े हैं, जहां पे 2 इनमें से चीजें दी हैं, एक नहीं दी है, तो वो कैसे निकालनी है, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में एक तो ये फॉर्मूले हैं, और ऊपर से ये जो एवरेज स्पीड वाला पार्ट है ये है। क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे थे जो हम अभी, अरे भाई, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एट 927 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड निकालो, एवरेज स्पीड निकालनी है भाई। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, वो क्या है, कोई बताएगा? अगर मेरे पास टेम्परेचर है मॉलिक्यूल का, मेरे पास मतलब मॉलिक्यूल का वो, तो इसमें मेरे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? किसी को याद मैम नहीं है? अंडर रूट आर, मैम अंडर रूट ए आर टी अपॉन में टीएम। पाई एम, यही था। यस मैम। 8 RT अंडर रूट के अंदर 8 RT बाय पाई एम, पाई और एम, ठीक है। मेरे पास ये जो फॉर्मूला है, ये किसका है, मेरा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। क्या मैं इस अपने एवरेज स्पीड का जो मेरे पास फॉर्मूला है V1, क्या निकाल सकती हूँ मैं यहाँ से अपना V1? कितना बोला है उसने, कितनी है एवरेज स्पीड? 0.38, 0.3 है। 8 क्या है, 8 R कांस्टेंट है, दोनों में कट जाएगा इसलिए नहीं लिख रही हूँ। टेम्परेचर बोला है उसने कि कितने केल्विन में बोला था उसने टेम्परेचर? 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन, केल्विन में कन्वर्ट करना है। पाए एम, एम की बात उसने करी नहीं है, दोनों एक ही, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रही है, तो मोलर मास सेम रहेगा। नेक्स्ट उसने क्या बोला है, दूसरे वाले मॉलिक्यूल का क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है मुझे। 8 मल्टीप्लाई बाय आर, कितने टेम्परेचर पे? कितना टेम्परेचर लेना पड़ेगा भाई?
927 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट करूंगी तो कितना, मतलब अरे भाई इतनी कैलकुलेशन तो आनी ही चाहिए। 1200, गुड, 1200 केल्विन। और मास और ये तो सेम ही है। तो अगेन फिर से मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, इसके भी और इसके भी। इससे क्या होता है, मेरे ये अंडर रूट की जो वैल्यूज है ना, ये कट जाती है इससे। ठीक है, यहाँ तो 0.3 आ गया, तो इसको मैं क्या कर दूंगी, 0.3 को क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, 0.09। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ मेरे पास V2 जो है, यहाँ पे अगेन मैंने इसको भी स्क्वायर किया और ये काट दिया अपना इस वाले स्क्वायर से। ऐसा मैं क्यों किया, क्योंकि मेरा डिवीजन जो है वो इजी हो जाए। डिवाइड करो अब जरा, पाई एम से पाई एम कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल, आर से आर कैंसिल, बचा क्या क्या मेरे पास, 0.09 वी, ये दूसरे वाले की इसका स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या है यहाँ पे 900, कितना था यहाँ पे 300, 300 डिवाइडेड में 1200, तीन तीन तेरह, तीन चौक 12, 4, 4, इस यू स्क्वायर को इस तरफ रखा, 0.09 मल्टीप्लाई बाय 4 कर सकती हूँ, 9 4 जा 36, 0.36 यू स्क्वायर है, उधर जाके क्या हो जाएगा, U2 निकालनी है, मतलब एवरेज वेलोसिटी मुझे दूसरे वाले मॉलिक्यूल की निकालनी थी, यहाँ जाके अंडर रूट हो जाएगा। आंसर कितना आएगा भाई, 0.36 का अंडर रूट 0.6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुई बात भाई, कैसे करना है सॉल्व, योगिता को तो समझ में आ गया। और किसी को कोई डाउट भाई, कैसे करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व। सबसे पहले ही यहाँ स्क्वायर करते हुए ध्यान रखना, इस वाले का भी यहाँ से स्क्वायर कर लो, और अगली बार यहाँ स्क्वायर करते हुए ये मत भूल जाना कि ये स्क्वायर इसके पास है अभी भी, ये बाद में इसको मुझे अंडर रूट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है प्रिया, रजत, समझ में आया बच्चे। यस मैम। हाँ, चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर और बताओ, ये आपका नीट के एग्जाम में आया हुआ है। The ratio between the ratio relative mean square velocity है ये, ठीक है ना, relative mean square speed of H2 मतलब हाइड्रोजन at 50 Kelvin and that of O2 at 800 Kelvin। ये मेरा मतलब इस टाइप के क्वेश्चन अब मैं ये लास्ट करवा रही हूँ, मेरे ख्याल से इसके बाद तुम कर लोगे अपने आप। रेशियो बताना है मुझे रिलेटिव मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, H2 के और 50 केल्विन पे है, और ऑक्सीजन जो है वो 800 पे है। अगर मैं रिलेटिव मीन वेलोसिटी की बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, 3RT, 3RT बाय एम, भाई भूलना नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है, 3RT बाय एम। ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाए, हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू, 3RT, टी कितना है 50 केल्विन, मास कितना होता है हाइड्रोजन का 2, इस पूरे का क्या करना है अंडर रूट। ऐसे ही मेरे पास रिलेटिव मीन किसका करना है मुझे, ऑक्सीजन का, कितना है अंडर रूट 3R, टेम्परेचर कितना बोला है 800, डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 32। यस, अगला स्टेप मेरे पास देखो भाई, एक तरीका तो है कि मुझे इन सब के अंडर रूट की वैल्यूज पता हो तो मैं यहीं पे यहीं इसको डिवाइड करके जो रेशियो आया है वो लिख लूं, ऐसे इसका कर लूं। पर मुझे भाई इतना इतना नहीं पता कि ये क्या, इसको करूंगी तो क्या होगा, तो मैं क्या करती हूँ दोनों तरफ पहले स्क्वायर ले लेती हूँ। मैं क्या करूंगी, रिलेटिव मीन किसका, हाइड्रोजन का स्क्वायर, ऐसे रिलेटिव मीन किसका स्क्वायर, ऑक्सीजन का स्क्वायर। जब मैंने इस वाले का स्क्वायर किया तो मेरे पास क्या निकल के आई वैल्यू, 3 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड 2, और जब मैंने यहाँ किया तो कितनी आई मेरे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय 800 डिवाइडेड में 32। 3R से 3R कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 8 में कितने पे जाएगा जल्दी बताओ फटाफट से, 1 जा 5, 16, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। भाई ये तो मेरे पास निकल कर क्या क्या आ गया, क्या क्या बच गया मेरे पास, हाइड्रोजन का स्क्वायर, ऑक्सीजन का स्क्वायर यहाँ किया, ऊपर मेरे पास बचा है क्या 1/2 ये बचा है, और ऐसे ही नीचे मेरे पास 1/2 ये बचा है, हाँ या ना,
सब कट गया आपस में, रेशो कितना आ जाएगा भाई दोनों का? क्वेश्चन नंबर कितना आ जाएगा? कौन बताया भाई, जल्दी बताओ। अब इतना सब क्वेश्चन 1:1 आ जाएगा। अरे भाई 1:1 तो नहीं आ रहा, एक बार फिर देख लो। मैम क्या क्या भाई, क्या कोई कुछ बोल रहा है विशेष? मैम ये तो 2 है, नीचे है ना, ये तो शायद ऊपर चला जाएगा ना। एक मिनट, 2 ऊपर हाँ नहीं नहीं 1 ही है भाई, कैसे जाएगा? ये देखो ना 1, ये डिवाइड में था ना, ये रहा डिवाइड का मेरा निशान, और यहाँ पे ये ओके ओके 1/2 1/2, ठीक है ना, ये ऊपर जाता है और ये यहाँ, मतलब पहले मुझे भी ऐसे लगा था, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, इजिकल टू आपका आ गया 1, ठीक है भाई। और अंडर रूट में अगर मेरे पास यहाँ 4 आता वो आता तो मुझे अंडर रूट करने की जरूरत पड़ती, लेकिन अब ये 1 है तो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो दोनों का रेशियो कितना आएगा? 1। क्लियर हो गई बात भाई? अगर यहाँ पे कुछ 4 या कुछ आता ना तो यहाँ ले जाके मुझे उसको वो करना पड़ता है अंडर रूट, अभी लेकिन ये 1 ही है इसका रेशियो। क्लियर है? एक क्वेश्चन और लिख लो, व्हाट इज द एवरेज, इजी है इसके क्वेश्चन। यहाँ पर अगर तुम्हारा मैथ्स अच्छा है, तुम सिर्फ फॉर्मूले मतलब अगर लगा के तुम्हें पता है और फॉर्मूले याद रखने हैं, तुम इजीली क्वेश्चन को कर सकते हो। व्हाट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ SO2 एट 300 केल्विन? इजीली कर सकते हैं भाई ये क्वेश्चन तो। हमारे पास टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछी है भाई, बस शर्ते मुझे क्लास के जब मैं क्वेश्चन ये करूं, जब मैं एग्जाम में बैठी हूं, तो मुझे अपने काइनेटिक एनर्जी वाले सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है मेरा? अंडर रूट 8 आर बोल कितना, आर टेम्परेचर 300 केल्विन, पाई 3.14 या फिर 22/7 लिख लूं, और एम कितना है भाई? जल्दी बताओ, मोलर मास कितना होता है SO2 का? 164। 64। अब सॉल्व कर लूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। शॉक बेस, बोलो भाई, इसको सॉल्व कर लोगे? इसको क्वेश्चन को खुद से मतलब अपने आप आर की वैल्यू क्या रखोगे भाई? आर की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 8RT/m। आर की वैल्यू क्या पुट करी जाएगी? 8.314, ठीक है। कितनी पुट कर रहे हैं भाई आर की वैल्यू हम हर जगह? कहीं पुट ही नहीं करी अभी तक मैम, जल्दी बताओ आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? जीरो 0.0821 रखना, ठीक है। 0.0821, 300 अपॉन में पाई कितना है? 22/7 लिख लो या 3.14, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो वो अब सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। या फिर आप इसको 8 पॉइंट, नहीं तुम यही लेना 0.08। क्लियर है? एक बात बताओ, 0.0821 लिखूं या 8.314 लिखूं, क्या लिखूंगी? कौन बताएगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं आर की वैल्यू कौन सी वाली लूं? तनीषा, एनीवन? 0.0821 की यूनिट क्या होती है जब मैं आर की वैल्यू लिखती हूँ तो? बोलो भाई, आर की वैल्यू अगर मेरी 0.0821 होती है तो मेरी यूनिट क्या होती है? ATM लीटर, यही होती है, पर मोल पर केल्विन, हाँ या ना? और लीटर मींस क्या होता है? लीटर मींस क्या होता है बच्चे? अरे कोई नहीं बता रहा। लीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं, क्योंकि मेरी स्पीड जो है वो बार बार किस में निकल रही है? मीटर पर सेकंड में निकल रही है ना, 1000। ठीक है। आपको आर की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जूल में लिखनी है, ठीक है ना। जूल में क्यों लिखनी है? 8.314,
ठीक है, जूल वाली लिखनी है। क्यों लिखनी है जूल वाली? ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आर की वैल्यू अपनी जूल में लिखनी है, क्योंकि मुझे ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में। और जो मेरा मास जो यहाँ पर मैं ले रही हूँ वो मेरा किस में है आपका, किस में है ये मेरा मास यहाँ पर? ग्राम में। इसको किस में कन्वर्ट करना होगा मुझे? जो मेरा मास है यहाँ पे किस में लेना है मास को? हमेशा मुझे किलोग्राम में। किस में लेना है मास को? ये बातें भी लिख ही लो भाई, मास हमेशा किलोग्राम में। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने पे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूंगी। जो मेरे पास वैल्यूज है ना 8 R T/m, m वैल्यू जहां पे भी आपका ये मोलर मास यूज हो रहा है वेलोसिटी के अंदर, मोलर मास को आप किस में कन्वर्ट कर लो? किलोग्राम में लेना है। और r की वैल्यू तब आप किस में लोगे? अपना जूल में। क्लियर है? जूल मीन्स कोई बताएगा मुझे क्या होता है? जूल पर मोल, जूल पर मोल पर केल्विन। जूल की यूनिट को अगर मैं जूल किसको बोलती हूँ मैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाँ हाँ बोलो, किसको? न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर को बोलती हूँ जूल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है शायद से। और कोई विशेष के अलावा और कोई कोशिश करेगा भाई जूल क्या होता है? तुमने पढ़ा है ये वर्क डन वाले फॉर्मूले में अपने, या फोर्स या उसमें निकालते हो, एनर्जी लिखते हो तो क्या होता है मेरा? न्यूटन मीटर होता है शायद। हाँ, क्या होता है जूल मेरा? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। और न्यूटन मेरे पास जो होता है वो क्या होता है? न्यूटन किसको बोलती हूँ मैं? न्यूटन की यूनिट मतलब क्या? मैम फोर्स। मैम फोर्स। फोर्स तो होता है न्यूटन, पर मैं न्यूटन को अगर किलोग्राम और उसमें कन्वर्ट करूं तो मैं क्या बोलूंगी न्यूटन को? फिजिक्स पढ़ने लग गए यहाँ पर। न्यूटन को अगर मैं बात करूंगी, न्यूटन वाली जो यूनिट है मेरी वो क्यों क्यों कहाँ से निकल कर आई है? फोर्स की यूनिट तो होती है न्यूटन, पर किसको बोलती हूँ? मास एक्सेलरेशन यानी कि किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर वाले को बोलते हैं ना, यस मैम। है ना? तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ आपसे कि जो न्यूटन है वो क्या है? किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर। तो जो मेरी ये जूल यूनिट जब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो मुझे मास को किलोग्राम में लेना है, तो सारी चीजें सॉर्ट आउट है, यूनिट सबकी एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है भाई, मतलब यूनिट से यूनिट कटने वाली यूनिट ने आपको वो लेनी है। अगर आप यहाँ पे जूल लिख रहे हो तो मास को किलोग्राम में लेना है। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो इस तरीके से आप सबकी वेलोसिटी और ये सब निकाल सकते हैं। ये अगर मुझसे यहाँ पे स्पीड की फॉर द सेम टेम्परेचर है डिफरेंट मोलर मास विल हैव बीन गिवन इन दी। मुझे मोलर मास के बारे में बात करी, किसका मोलर मास ज्यादा होगा? अगेन वही बात भाई, अभी बताइए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जिसकी ज्यादा, इस वाले की मोस्ट m3 की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा है, तो इसका मास क्या होगा? मोलर मास क्या होगा? सबसे कम होगा। कम। अभी निकाला हमने इनवर्स। अगर टेम्परेचर की बात करी जाती है तो जिसकी स्पीड ज्यादा होती है उसका टेम्परेचर भी क्या होता? ज्यादा होता। क्लियर है? अब जरा रियल गैस और आइडियल गैस के बारे में हम लिख चुके थे ना भाई, डिफरेंस हमने लिख लिया है ना, रियल गैस क्या होते हैं, आइडियल गैस क्या होते हैं? बोलो भाई, रियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस क्या होती है, और व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? जरा ध्यान से सुनो। मेरे पास जो रियल गैस और आइडियल गैस के बीच का जो रेशो है वो क्या है मेरा? पीवी रियल गैस और पीवी आइडियल, मतलब पीवी बाय आर टी इक्वल टू होता है आपके जेड के। ये कैसे आया? पीवी फॉर रियल गैस के लिए जो प्रेशर और वॉल्यूम है, ऐसी पीवी जो आइडियल गैस के लिए है इक्वल टू किसके होता है? जेड। जेड हमारा क्या डिनोट कर रहा है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या बोला है भाई? नाम से पता चल रहा है कितना कंप्रेस, मतलब मेरी जो रियल गैस है वो कितने गुना कंप्रेस हो रही है किसके कंपैरिजन में? आइडियल के उसमें। मतलब पी वी रियल इक्वल टू जेड पी वी आइडियल। बात समझ में आई क्या कह रही हूं मैं? जेड क्या बता रहा है मुझे? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, मतलब कितने गुना जो रियल गैस है वो कितने गुना है, मतलब कितने ज्यादा कितने मल्टीपल्स टाइम है किसके? आइडियल के। क्लियर हुई बात?
मतलब z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0.42, 1 से कम भी हो सकती है और 1 से ज्यादा भी हो सकती है। जब मेरे पास z की वैल्यू इक्वल टू क्या आएगी बच्चे, 1, z की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि पी वी रियल इक्वल टू पी वी आइडियल, यानी कि वो कैसा गैस होगी मेरी, रियल गैस किसकी तरह बिहेव करेगी मेरी, आइडियल गैस की तरह। रियल गैस क्या कर रही होगी मेरी, बिहेव करेगी। अगर मेरे पास प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं क्या ये कह सकती हूँ, वी रियल इज इक्वल टू वी आइडियल। अभी ये क्वेश्चन ना आपका, और इक्वल टू जेड, ये कह सकती हूँ। जेई एडवांस का पेपर उठा के देखोगे, सेम यही क्वेश्चन आपके पास, मतलब ये नहीं है क्वेश्चन में, बहुत 2-4 पॉइंट और दिए हैं, लेकिन वहां पे z की वैल्यू गिवन है और आइडियल गैस पे आपको वॉल्यूम गिवन है। रियल गैस का वॉल्यूम वहां पे मतलब कुछ कैलकुलेट करने के लिए आपको रेशो निकालना है, रियल गैस का जो वॉल्यूम है वो निकालना है। तो अगर जब तुम्हें ये फॉर्मूला पता रहेगा तभी हम इसको कर पाएंगे कि आइडियल गैस का वॉल्यूम मुझे दे रखा है उसने कि 0.5 है, z की वैल्यू 0.4 है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस कितना होगा। क्वेश्चन है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज 0.4, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज 0.5, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, जल्दी बताओ। अंजलि के अलावा और कोई दे रहा है भाई जवाब। अरे भाई 30.5 है। क्या है, 30.5 है। तुम बताओ भाई 30.5 कैसे है क्या। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है मेरा 0.4, वी रियल गैस का मुझे वॉल्यूम निकालना है और आइडियल गैस का मुझे गिवन है 0.5। रियल गैस का निकालना है, आइडियल 0.2 कितना आया। मैम अरे भाई 0.2 तुम्हारा तो मल्टीप्लीकेशन भी गड़बड़ाया हुआ है। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कितना आया, यस मैम 0.2 हाँ प्रिया, कितना आया भाई रियल गैस का वॉल्यूम 0.2। हाँ गुड योगिता, निकाल लोगे भाई ऐसे। ऐसे ही अगर रियल का दिया होता, आइडियल का पूछा होता तो 0.5 डिवाइडेड में 0.4 हो जाता, ठीक है। चलो भाई कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो एक पॉइंट रह गया था वो मैंने बता दिया कि क्या होता है। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के अलग अलग वो हैं कि अगर z की वैल्यू इक्वल टू 1 आ जाए तो क्या होगा, z की वैल्यू क्या आ जाए, मतलब नियरली इक्वल, अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू यूनिटी हो जाता है तो आइडियल गैस क्या होती है, एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर वैल्यू, मतलब कि जो गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। आइडियल गैस मतलब कि क्या, जो हर कोई भी टेम्परेचर वॉल्यूम ले लो उसमें ये वाला फॉर्मूला फॉलो कर ले, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का जो फॉर्मूला आइडियल गैस का इक्वेशन, अगर वो हर टेम्परेचर और प्रेशर पे फॉलो हो रहा है तो वो गैस मेरी कौन सी गैस होती है, आइडियल गैस। क्लियर है। अगर ये नियरली इक्वल आ गया, ऑलमोस्ट इक्वल टू यूनिटी एट लो प्रेशर, हम देखते हैं, हमने ग्राफ ड्रॉ करा भाई, किस किस के बीच में हमने ड्रॉ करा है ग्राफ, अपना एक ग्राफ हमने ड्रॉ करा पीवी वर्सेस पी के बीच में हमने ग्राफ एक ड्रॉ करा है। हमने देखा कि ये ग्राफ कौन सा ग्राफ डिनोट कर रहा है, ग्राफ हमने कहीं बनाया है याद है, ये ग्राफ कौन से वाले लॉ को डिनोट करता है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, किसको डिनोट करता है भाई ये, बॉयज लॉ। हाँ याद रखना, बॉयल्स लॉ का ग्राफ होता है, पीवी कांस्टेंट रहता है, प्रेशर भी अगर प्रेशर के वर्सेस बनाऊं चाहे यहाँ पे वॉल्यूम लिखूं, याद है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि लो प्रेशर पे, मतलब अगर मेरा प्रेशर यहाँ पे बिल्कुल लो है तो हर गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, मतलब हर गैस का जो पी जो जेड की वैल्यू है वो इक्वल टू किसकी आ रही है, 1 के। बात समझ में आई। लो प्रेशर पे जैसे जैसे मैं, अगर प्रेशर नियरली इक्वल टू 1 है लो प्रेशर पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है जेड की वैल्यू वो जो नियरली इक्वल टू क्या आएगी मेरी 1 होती है, ठीक है। कब, लो प्रेशर पे। रीजन क्या दे रहा है वो, एट लो प्रेशर द इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, देयरफॉर देयर इज नो अप्रिशिएबल इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम। कोई भी मेरी आइडियल गैस रियल गैस की तरह क्यों बिहेव कर रही है, हमें पता है क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होता है और जो वॉल्यूम है हर एक मतलब जो गैस है उसका, भाई हमने यही पढ़ा था ना अभी, याद है किसी को ये वाली बात की, आइडियल गैस जो है मेरी रियल गैस है। क्यों भाई रियल गैस क्यों है, हम क्यों कह रहे हैं कि वो आइडियली क्यों नहीं है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन है।
अगर मैं प्रेशर लो कर दूंगी बच्चे, अगर मैं प्रेशर लो कर दूंगी मतलब ये लो प्रेशर है, मॉलिक्यूल के वॉल्यूम ज्यादा मिल गया, मॉलिक्यूल को दिख रहा है, हैंड दिख रहे हैं मेरे दोनों, प्रेशर लो है, और प्रेशर लो मीन समझते हो ना भाई योगिता, लो प्रेशर का मतलब समझते हो ना, प्रेशर लो मतलब मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर है, जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर है तो दोनों के बीच में क्या कोई इंटरेक्शन होगा? नहीं ma'am. होगा, उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। At low pressure, interaction between the molecule is negligible. Therefore, there is no appreciable effect on the volume. इसलिए वॉल्यूम पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और Z की वैल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगी आपकी? नियरली 1 आ जाएगी। कब? लो प्रेशर पे। Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब आ रही है? ग्रेटर देन, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज ग्रेटर देन यूनिटी एट हाई प्रेशर। जैसे ही मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया बच्चे, जैसे ही मैंने प्रेशर इंक्रीज कर दिया मॉलिक्यूल का, तो मेरे पास क्या हुआ? वहां पे मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ गया। मॉलिक्यूल के बीच में क्या हुआ भाई? अब मेरे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए था? पीवी कांस्टेंट रहना चाहिए था। जैसे ही मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया मॉलिक्यूल के अंदर, मैंने क्या किया? यहाँ पे प्रेशर बढ़ाया, तो मेरे पास वॉल्यूम क्या हो जाना चाहिए था? कम हो जाना चाहिए था, है ना भाई? पीवी तो मेरा कांस्टेंट रहना चाहिए था अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस। पर रियल गैस में एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जैसे ही मैंने प्रेशर मतलब बढ़ाया, इंक्रीज किया, तो मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो गया भाई? मॉलिक्यूल आपस में एक टाइम तक तो मॉलिक्यूल ने आपस में इंटरेक्शन किया और उनका वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा था, लेकिन एक टाइम के बाद क्या हुआ? इन दोनों के बीच में, आपस में मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो जाएगा? धक्का मारेंगे एक दूसरे को मॉलिक्यूल, रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पे वॉल्यूम क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। At high pressure, the gas molecule come very close to each other, so the forces of repulsion start operating between them. बात समझ में क्या हुआ? जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ाया मॉलिक्यूल के बीच में, होना क्या चाहिए था? वॉल्यूम कम हो जाना चाहिए था, हो भी रहा था। आइडियली गैस प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीज। आइडियली गैस इक्वेशन ऐसा होती है कि प्रेशर इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज करता है, तो पीवी रिमेन कांस्टेंट रहता है। But this is not the case for real gas. In them, with the increase in pressure, जैसे ही मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगी, the forces of repulsion does not allow the volume to decrease. उन दोनों के बीच का जो रिपल्शन है ना मॉलिक्यूल के बीच का, वो आपस में एक मॉलिक्यूल को कम होने ही नहीं देंगे, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होने देंगे। वॉल्यूम क्या कर जाएगा भाई? क्या हो जाएगा वॉल्यूम जैसी रिपल्शन होगा तो? Increase in pressure, the forces of repulsion does not allow volume to decrease proportionally. Instead, volume start increasing. There, इससे क्या होगा? PV, जो PV दोनों है ना, वो क्या हो जाएगा भाई? दोनों का प्रोडक्ट जो है PV बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। PV increases at high pressure. एक तो भाई मैं पहले से ही प्रेशर को बढ़ा रही थी, वो प्रेशर बढ़ने की वजह से वॉल्यूम कम आता, तो Z की वैल्यू इक्वल टू 1 ही रहती। लेकिन एक्चुअल में हुआ ऐसे नहीं, प्रेशर तो इंक्रीज मैंने किया ही, साथ में वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया ड्यू टू रिपल्शन। तो Z की वैल्यू क्या हो गई भाई? ग्रेटर देन 1 हो गई। बात समझ में आई क्या हुआ? बोलो भाई, नया नहीं समझ में आया भाई? हाँ, जो Z की वैल्यू जो है वो मेरी क्या हुई? मतलब पहले तो कर रही थी भाई, डिक्रीज कर रही थी। पहले तो भाई जब उनमें इंटरेक्शन हो रहा था ना मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ा रही थी, मॉलिक्यूल के उनके बीच में इंटरेक्शन हुआ, वो डिक्रीज कर रहा था वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा था। और वॉल्यूम मतलब जितना प्रेशर में बढ़ा रही थी ना, मतलब जितना प्रेशर में बढ़ा रही थी, घम कर इसको ऐसे दबा रही हूँ, प्रेशर बढ़ा रही हूँ, तो मेरा वॉल्यूम उतना ही डिक्रीज होना चाहिए था। पर वॉल्यूम उतना डिक्रीज नहीं हो रहा था, उससे भी ज्यादा डिक्रीज हो जा रहा था। क्यों हो रहा था ज्यादा डिक्रीज? क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में भाई फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आ गया। मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो गया था? मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, अच्छा खासा फोर्स उनके बीच में इंटरेक्शन आ रहा था, वो और डिक्रीज हो गए, मतलब डिक्रीज हो रहा था। पर एक टाइम आया जब मॉलिक्यूल जब ज्यादा ही पास आ गए, जब उनमें ज्यादा ही प्रेशर हुआ, तो उन्होंने एक दूसरे को धक्का मारना शुरू किया और वॉल्यूम एकदम से क्या हो गया? यहाँ पे Z की दोनों P और V दोनों, ये Z जो है ये क्या है मेरा? PV, ये दोनों के दोनों क्या कर गए? बढ़ गए, और वैल्यू जो है 1 से क्या गई? ग्रेटर। बात समझ में आई? कब ग्रेटर आ रही है, कब 1? जब तक इंटरमीडिएट प्रेशर है, मतलब प्रेशर ना ज्यादा ना कम है, तब तो मेरा जो वॉल्यूम है वो 1 रहना चाहिए था एक्चुअल में, पर नहीं है 1, क्योंकि वो वॉल्यूम क्या हो रहा है? और ज्यादा डिक्रीज कर रहा है, पीवी की वैल्यू एकदम कम हो रही है। लेकिन जब उनके बीच में रिपल्शन हुआ तो वैल्यू क्या कर गई? 1 से भी बड़ी हो गई। Z की वैल्यू जो है एट हाई प्रेशर Z इज ग्रेटर देन 1, एट इंटरमीडिएट प्रेशर Z इज लेस देन 1। क्लियर है?
लेस देन 1 में क्या बोलती हूँ मैं, नेगेटिव डेविएशन, और z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 में क्या बोलती हूँ मैं, पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है, पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा, दो गैसेस होती हैं मेरे पास, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम का जो मैं ग्राफ बनाती हूँ ना, वो हमेशा ऐसे ही आएगा, हाइड्रोजन और हीलियम का ऑलवेज ग्रेटर देन 1 z की वैल्यू। कोई मुझे बताएगा ऐसा क्यों हुआ, वाई जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 हेयर। और किसी भाई CH4 का ले रही थी, वो भी इस तरीके से डिक्रीज कर रहा था, NH उसको भी इस तरीके से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है हीलियम और H2 मॉलिक्यूल के बीच। इन दो, ये कम क्यों करा, डिक्रीज क्यों करा, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल को जब मैंने थोड़ा सा प्रेशर देना शुरू किया, तो पहले तो वो इंटरेक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से आपस में उनका वॉल्यूम क्या हो रहा था भाई, दो मॉलिक्यूल की जगह एक ही बन गया, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे इंटरेक्शन कर रहा था अच्छा खासा। तो क्या कर रहा था ये, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा था। पर यहाँ पे हीलियम और हीलियम के मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शन हो सकती है, नहीं होती। ऐसे ही H2 और H2 के मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी इंटरेक्शन, मतलब ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता इनके बीच में, क्योंकि ये नोबल गैस है भाई। और वैसे इनके बीच में ज्यादा इन कोई यहाँ पर पोल वाला जो भी हमने वंडरवॉल फोर्सेस पढ़ी हैं उनमें से बहुत कम है, मतलब नहीं आ रहा इनके बीच में इतना फोर्स। तो हाइड्रोजन और हीलियम का ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहता है सारे टेम्परेचर और प्रेशर पे। क्लियर है। यस मैम। अब हम जरा एट हाई प्रेशर, अगर मैं हाई प्रेशर ले रही हूँ, हाई प्रेशर पे अगर मैं P प्लस AN² V² पे मतलब कि ये जो वैल्यूज हैं इसके हम इसकी कुछ वो फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला वगैरह वो अगली क्लास में करवाऊंगी अब, कि जब मैं AN² V² को नेग्लेक्ट कर दूंगी, कब नेग्लेक्ट करूंगी, तो मेरे पास क्या बचेगा, V माइनस NB बचेगा इक्वल टू RT, यही बचेगा अगर मैं AN² V² को नेग्लेक्ट कर दूं। और AN² V² को मैं कब नेग्लेक्ट करूंगी, जब मेरे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके बीच जिसमें क्या, तो प्रेशर मेरा क्या होगा जहाँ पे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जहाँ पे मतलब ये वैल्यू जो ए की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा कब हो जाए, जब मेरी क्या हो जाएगी, या तो लो होगी, मतलब जहाँ पे इंटरेक्शन कम होगा वहां पे मैं क्या कर दूंगी, इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दूंगी, तो ये मेरा इक्वल टू दिस आ जाएगा। ऐसे ही सेम एक केस होगा जब मेरे पास क्या होगी, वॉल्यूम वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है V माइनस NB, ये जो NB है इसको मैं क्या कर दूंगी, नेग्लेक्ट कर दूंगी, NB हटा दूंगी, V माइनस NB। कब हटाऊंगी भाई मैं NB को, कब हटाऊंगी मैं NB, कोई मुझे बताएगा। ऐसा कैसा कब होगा कि जब मैं वॉल्यूम में से NB वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर दूं, एक केस होगा ये वाला। तो अब इसके जो फॉर्मूले हैं वो टाइम नहीं है इतना मैं ड्राइव मतलब बताएंगे कि Z की वैल्यू तब क्या हो जाएगी, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, ठीक है, कि Z की वैल्यू अब क्या होगी अगर मेरा प्रेशर हाई है या मेरे पास लो प्रेशर है। भाई लो प्रेशर पे मॉलिक्यूल वॉल्यूम जो है क्या होंगे, लो प्रेशर पे, लो प्रेशर पे वॉल्यूम एक दूसरे के दूर दूर होगा मॉलिक्यूल, या एक दूसरे के पास पास होगा, लो प्रेशर पे मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास होंगे या लो होंगे, मैम दोनों होंगे। हम्म, दूर दूर होंगे, यस मैम। है ना। तो मैं V माइनस लो प्रेशर पे जो NV वाली टर्म है ना, V माइनस NB वाली टर्म में से NB को निग्लेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। फिर ये करेंगे अब अगली क्लास में, ठीक है ना। वंडरवॉल इक्वेशन की अलग अलग वैल्यू निकालनी है Z पे, और ये फॉर्मूले एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ये वाला ये कैसे आएगा बताऊंगी अगली क्लास में भी, अभी नहीं। ठीक है भाई, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आज जो हमने वो न्यूमेरिकल, आज मेन पार्ट तो न्यूमेरिकल किए हैं, किससे रिलेटेड, रिलेटिव मीन स्क्वायर से टेम्परेचर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपको आना चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम में हमेशा आ जाता है। इजी है बिल्कुल, आपको स्पीड देखनी है, टेम्परेचर देखना है, मास देखना है, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, या फिर फॉर्मूले से आपको निकालने को आ जाएगा। हो जाएगा भाई, क्वेश्चन हो जाएंगे। यस मैम। ओके, यस मैम। मुझे थोड़ा सा एक और बता दो, ये किसका फॉर्मूला था, 1/3 mv² था कुछ, मैम काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी का था? नहीं भाई, काइनेटिक एनर्जी का नहीं था ये। काइनेटिक तो हाफ mv स्क्वायर होता है। हाँ नहीं, हाफ mv स्क्वायर नहीं। अच्छा ये 1/3 mv स्क्वायर किसका था भाई ये? ऐसा कुछ निकाला था पीवी के लिए? तभी तो हमने इसके नीचे काइनेटिक एनर्जी वाला लिखा था और 2/3 काइनेटिक एनर्जी पीवी इज इक्वल टू 2/3 लिखा था। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में 2/3 पीवी लिखा था। याद आया कुछ? नहीं? नो मैम। अरे भाई ऐसे मत बोलो। पीवी इज इक्वल टू 1/3। सबसे पहले हमने यही किया था, 1 mv स्क्वायर, और 1 मोल के लिए na से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले यही बताया था। ठीक है, चलो चलो भाई क्लास को एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। जो भी ग्राफ है इसके अंदर वो याद करो। मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी डाउट है ऑफिशियल ग्रुप में एक बार भेज देना। ठीक है, हम क्लास